साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। साथियों, एक महान फिलोसोफर थे जो कहते थे कि अपने पास जो है हम जो कर सकते हैं और हम जहां हैं वहीं से आरंभ करें। और चलिए इसी बात को लेकर के हम आरंभ करते हैं कि आज के हमारी लर्निंग सीरीज में जो वीडियो है वो NMMSC एग्जाम, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन से संबंधित है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं और क्या क्या दस्तावेज है, कौन पात्र है और कितना राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाली है। इन सब बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हम आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि जो NMMSC एग्जाम है वो क्या है और इसके लिए क्या पात्रता है और इस NMMSC स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि NMMSC एग्जाम का जो सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है और छात्रवृत्ति को कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है, कब तक मिलता है, कैसे मिलता है। साथ ही हम परीक्षा पैटर्न को जरूर जानेंगे। हमारे लिए, हम शिक्षक हैं तो हमारे लिए परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम अपने विद्यार्थियों को गाइड कर पाएंगे। और साथ में हम जानेंगे कि जो NMMSC एग्जाम है उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। चलिए साथियों, ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि जो NMMSC एग्जाम है, इस योजना का नाम राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के नाम से जानते हैं। और इसका जो चयन है साथियों, वो परीक्षा के द्वारा होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी का, अगर हम NMMSC राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में चयन करवाना चाहते हैं तो उनका फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म का डेट आएगा, दिसंबर में एग्जाम होता है। तो उसकी आवश्यक तैयारी हम कैसे करें, वही बात हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की शुरुआत है वो साल 2008 में हुआ था साथियों। और इसके जो लाभार्थी है वो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी होंगे। और कौन विद्यार्थी होंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो पर बने रहिए। और इसका उद्देश्य है कि जो माध्यमिक वर्ग के जो विद्यार्थी है उसे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। आवेदन की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कुछ राज्यों में ये ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा होता है और कुछ राज्यों में ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन हम इसका आवेदन भर करके जो संबंधित विद्यालय है जहां पर विद्यार्थी परीक्षा दिलाएगा वहां हम फॉर्म को भरते हैं। और इसका जो देख रेख है वो कौन से विभाग के अंतर्गत हो, तो साथ ही उसको आप जान लीजिए, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा संचालित है। और इसमें आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में इसमें कोई फीस लगता नहीं है, पर कहीं कहीं राज्यों पे जो 50 रुपये है वो लगता है। और ST/SC जो छात्र है उनके लिए 30 रुपये लगता है। और जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो प्रति माह 1000 रुपये मिलता है और 4 साल के लिए मिलता है। जी हाँ साथियों, वर्ष में अगर कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित हो गया तो उनको सालाना 12,000 रुपये मिलेगा और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मिला करके उसको कुल मिलाकर 48,000 मिलने वाले हैं। तो साथियों, आपके विद्यार्थी अगर चयनित होते हैं तो इस तरह के लाभ उनको मिलेंगे। जम के मेहनत कीजिए और अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए। आपके संकुल, आपके ब्लॉक, आपके जिला में आप छा जाइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या पात्रता होगा, तो जो विद्यार्थी आवेदन कर रहा है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये हमारे सभी विद्यार्थी भारत के मूल निवासी हैं। और इसके लिए जो परीक्षा दिला रहा है उसमें विद्यार्थी को उत्तीर्ण भी होना है। साथ ही कक्षा 7वीं में कम से कम, यदि OBC वर्ग से है तो उसको 55% अंक 7वीं में प्राप्त करना अनिवार्य है। बात करें साथियों यहीं पर अगर ST/SC का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको इस पर 5% का जो छूट है वो प्राप्त होगा। इस तरह से अगर कोई विद्यार्थी ST/SC से है और उसका 50% अंक है तो वह भी साथियों पात्र है एग्जाम दिलाने के। और जो अभ्यर्थी है वो सरकारी स्कूल या राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। और जो उनके परिवार है, जो विद्यार्थी के पिताजी है या माताजी है, उनका सालाना है 3.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं साथियों सरकारी विद्यालय का, तो लगभग सभी विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनका सालाना है 3.5 लाख से ऊपर वैसे जाता नहीं है। तो सभी विद्यार्थी, अगर आय के बारे में बात करें तो सभी विद्यार्थी पात्र है। साथ ही अगर कोई विद्यार्थी चयनित हो गया तो उनको जो 12,000 की राशि है वो प्राप्त करने के लिए 10वीं कक्षा में कम से कम 60% लाना अनिवार्य है, तभी उसको 11वीं में जो 12,000 है वो मिलेगा। साथ ही अगर 12वीं में विद्यार्थी को अगर चाहिए 12,000 महीने का तो उनको 11वीं कक्षा में 50% से ऊपर अंक लाना अनिवार्य है।
और अगर कोई ST SC OBC से बिलोंग करता है तो उनको 5% का छूट मिलेगा, अर्थात वो 45% 11वीं में लाता है तो भी उसको 12,000 का राशि जो प्राप्त हो रहा है वो होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जिस नाम से हम जानते हैं NMMSC एग्जाम को, उसका उद्देश्य क्या है? तो कमजोर और मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और छात्रवृत्ति में ऐसे छात्रों को सालाना 12,000 रुपए की मदद करना और अशिक्षा को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है? इसका सिलेबस का अगर मैं बात करूँ साथियों तो विज्ञान विषय आने वाला है, इसमें सामाजिक विज्ञान आएगा, गणित आएगा और मानसिक योग्यता आएगा, जिसमें सादृश्यता, वर्गीकरण, छिपे हुए आंकड़े, पैटर्न धारणा, संख्यात्मक श्रृंखला आदि प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थियों के प्रति, तो विद्यार्थी अवश्य इस पर चयनित होंगे और विद्यार्थी को हर महीने 1,000 रुपये और साल के 12,000 रुपये और 4 साल के 9वीं से 12वीं तक 48,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो साथियों होंगे ना मालामाल हमारे विद्यार्थी। चलिए तो विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा का पैटर्न होने वाला है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो मानसिक योग्यता का जो परीक्षा होगा और उसमें कुल 90 प्रश्न आएंगे और 90 नंबर का आएगा और इसका जो समय रहेगा उसको 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे में विद्यार्थियों को हल करना रहेगा। और अगर शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी 90 प्रश्न आएंगे और ये डिवाइडेड रहेंगे साथियों। इसमें अगर मैं बात करूं तो विज्ञान विषय से 35 प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न आएंगे और गणित विषय के 20 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 90 प्रश्नों की संख्या होगी और इनको भी समय लगभग 90 मिनट का ही मिलने वाला है। कुल मिलाकर माना जाए तो 1.5 घंटे का समय मिलेगा। साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब विद्यार्थी अगर सभी को टिक करके आता है, गलत भी होता है तो उसको माइनस मार्किंग नहीं होगा। और अगर मान के चलिए अगर वो टिक लगा के आया और अगर सब सही हो गया तो फिर उसके तो बल्ले बल्ले। ये मान के चलिए कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर माह में इसका फॉर्म आ जाएगा। साथियों चलिए बात करते हैं कि इसके लिए आवश्यक क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। तो अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो इसमें आय प्रमाण पत्र ही थोड़ा मेहनत कराने वाला है, तो इसके लिए अभी समय है। आप ये कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्देश दे दीजिए। उनको कहिए कि पटवारी से फॉर्म भरवा ले, पटवारी प्रतिवेदन, और उसको ले जा करके वो चॉइस सेंटर में जमा कर दे। और चॉइस सेंटर में जैसे ही अगर कोई विद्यार्थी जमा करता है तो मुश्किल से आजकल 3 दिन में ऑनलाइन उसका आय प्रमाण पत्र बन करके आ जाता है। और अगर इसी के साथ बात करूं तो उसको और क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो विद्यार्थी का कक्षा 7वीं का प्रमाण पत्र जो अंग सूची विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है वो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और इसके साथ ही राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर विद्यार्थी विकलांग है तो प्रमाण पत्र अवश्य सबमिट कीजिएगा। विद्यार्थी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 2 पासपोर्ट फोटो लगेगा। एक पासपोर्ट फोटो उसके आवेदन पत्र में और एक पासपोर्ट फोटो उसको जो प्रवेश पत्र जारी होगा उसमें चिपकाने को रहेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो भी दस्तावेज लगने वाले हैं ये इजिली हमको प्राप्त हो जाएंगे। बस आय प्रमाण पत्र की बात है तो आप अभी से विद्यार्थी को निर्देशित कर दीजिए और फिर इस फॉर्म को भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और आपके जितने भी विद्यार्थी अगर पात्र है तो उन सब विद्यार्थी को एग्जाम दिलाइए। पता नहीं कब किसका किस्मत खुल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों ये जो परीक्षा है ये हम सभी शिक्षकों के लिए एक अवसर है कि हम अपने जो भी अनुभव है उनको विद्यार्थियों के साथ साझा करके विद्यार्थियों को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। तो साथियों मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अन्य शिक्षक समूह में जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीढ़ी का जो डंडा है वो सिर्फ पैर रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि मनुष्य अपना अगला कदम और ऊंचा रख सके। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।